जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 होता है साथियों, जिसमें से 2 पुस्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक क्षितिज भाग 2, एक होता है कृतिका भाग 2। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से दूसरा चैप्टर है और दूसरे चैप्टर का नाम है साथियों बाल गोविंद भगत, ठीक है, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्र है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहले गद्यांश को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद पूछे गए लास्ट में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा गद्यांश को, उसके बाद आंसर करेंगे। तो पहले रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद गद्यांश की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है, ठीक है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्ति रेखाचित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवार संस्मरण आदि हैं, ठीक है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। तो कलम का जादूगर किन्हें कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी को, ठीक है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। इस पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है, ठीक है। तो आइए साथियों, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये था उनके बारे में और कहानी में क्या बताया गया है, ये था। और अब स्टार्ट करते हैं, चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत और जो लेखक हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, तो जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब यह दरबार में भेंट रूप रख लिया।
जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथेड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकारियाँ, दादुओं की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खैजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा, चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है, वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भर बादलों वाले भादों को की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खैचड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खैजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खैचड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुंदर सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमके ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खैजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खैजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी।
घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रखती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिरहीन एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी लल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत भाग गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खिचड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन झींझने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे लगा टूट गया हो, माला एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। तो साथियों, ये था पूरा बाल गोविंद भगत रेखा चित्र का पूरा कहानी। तो साथियों, अब आप लोग पढ़ लिए पूरे चैप्टर को। अब पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है पूछे गए प्रश्न का। तो पहले कुछ शब्द के अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, मंझोला, मंझोला किसे कहते हैं? ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा को ही मंझोला कहते हैं। कमली माने कंबल को कहते हैं। और जो पतोहू कहते हैं वो पुत्र वधू या पुत्र की स्त्री को कहते हैं पतोहू। रोपनी जो है वो धान की रोपाई को कहते हैं। कलेवा जो है वो सवेरे का जलपान होता है, ठीक है। और पुरवाई माने होता है पूरब की ओर से बहने वाली हवा। और अधरतिया माने आधी रात होता है। खैजड़ी माने डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र होता है खैजड़ी, ठीक है। और निस्तब्धता माने होता है सन्नाटा। लोही माने प्रातः काल की लालिमा। और कुहासा माने कोहरा होता है। आवृत माने होता है ढका हुआ या आच्छादित। कुश माने एक प्रकार की नुकीली घास। बोदा माने कम बुद्धि वाला, ठीक है। संबल माने सहारा। तो ये थे कुछ शब्द के अर्थ। साथियों, अब स्टार्ट होता है आपका प्रश्न। अब प्रश्न का उत्तर देंगे।
तो जो पहला प्रश्न है साथियों वो है, लेखक ने लोही किसे कहा है? उड़ने वाले कपड़े को, प्रातःकाल की लालिमा को, तारों भरी रात को, चांदनी रात को। अब आप गद्यांश को अगर ढंग से पढ़े होंगे तो आंसर कर ले जाएंगे। तो बताइए लेखक ने लोही किसे कहा है? तो साथियों प्रातःकाल की लालिमा को कहा है लेखक ने लोही। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार मानते थे? बालकों को, नारियों को, कमज़ोर व्यक्तियों को, शक्तिशाली व्यक्तियों को। तो साथियों किसे ज़्यादा हकदार मानते थे मोहब्बत के? तो वो जो है कमज़ोर व्यक्तियों को। ठीक है, कमज़ोर व्यक्तियों को बाल गोविंद भगत निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार मानते थे। ठीक है, क्योंकि उनका बेटा ऐसे ही था इसलिए वो ऐसा करते थे। अगला प्रश्न है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? यात्री को, मनुष्य को, पथिक को या फिर बालक को? तो मुसाफिर किसे कहा गया है? तो साथियों यहाँ पे जो मुसाफिर कहा गया है वो मनुष्य को कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? प्रभात फेरी शुरू करने लगते, गंगा स्नान करने लगते, भजन करने लगते, सत्संग करने लगते। क्या करने लगते थे बाल गोविंद भगत कार्तिक मास आने पर? तो साथियों प्रभात फेरी शुरू करने लगते बाल गोविंद भगत कार्तिक मास आने पर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? बीन, लहर, उपदेश या फिर जादू? तो बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है साथियों? तो लेखक ने माने राम वृक्षवेणीपुरी जी ने जादू कहा है। ठीक है, बाल गोविंद भगत के संगीत को। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? श्रृंगार का भाव, विरह का भाव, ईश्वर भक्ति का भाव, वैराग्य का भाव? तो साथियों बाल गोविंद भगत के गीतों में ईश्वर भक्ति का भाव, ठीक है, व्यक्त होता था। अगला प्रश्न है, लेखक ने रोपनी किसे कहा है साथियों? रोपण को, धान की रोपाई को, धान की कटाई को, धान की खेती को? तो लेखक ने रोपनी किसे कहा है? तो धान की साथियों रोपाई को लेखक ने रोपनी कहा है। इस समय धान का सीजन भी चल रहा है और रोपाई खूब जोर शोर से हो रही है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं? केवल गीत गाता, खेत की मेड़ पर बैठते हैं, धान के पौधे लगाते हैं, उपदेश देते हैं? तो बाल गोविंद भगत जो है वो खेत में क्या करते हैं साथियों? वो धान के पौधे लगाते हैं। वहीं लगाते लगाते वो अपना गीत गाते रहते थे और आसपास के जो लोग थे वो भी उसी में मस्त हो जाते, गाने लगते। बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, कबीर पंथी मठ में? तो साथियों बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक बाल गोविंद भगत को किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? पहनावे पर, भोजन पर, मधुर गान पर, व्यवहार पर? तो साथियों उन्हें सबसे ज़्यादा मधुर गान पर, ठीक है, यही उनकी विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था। जो लेखक हैं राम वृक्षवेणीपुरी वो बाल गोविंद भगत की मधुर गान पर अत्यधिक मुग्ध थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? सूरदास जैसी, जैन मुनियों जैसी, कबीर पंथियों जैसी, गांधी की टोपी जैसी? तो साथियों बाल गोविंद की जो टोपी थी वो कबीर पंथियों जैसी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? साहब, गुरु, शिष्य, मित्र? क्या मानते थे बाल गोविंद भगत? तो साथियों वो साहब मानते थे। ठीक है, बाल गोविंद कबीर को साहब मानते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? सूरदास के, तुलसीदास के, कबीरदास के, मीराबाई के? तो बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे साथियों? वो जो है कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे। ठीक है। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? यशपाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राम वृक्षवेणीपुरी, स्वयं प्रकाश? तो साथियों कल हमने स्वयं प्रकाश जी के बारे में बताया था। इनका जो कहानी था वो नेताजी का चश्मा था
और आज का जो रेखा चित्र है वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो रेखा चित्र है उसका नाम है बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? 50 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष या फिर 80 वर्ष? तो साथियों बाल गोविंद भगत की जो आयु थी वो 60 वर्ष से अधिक की थी। शुरुआत में ही आपको देखने को मिलेगा गद्यांश में। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था साथियों? दुर्घटना, बीमारी, भूख, बेटे की मृत्यु की चिंता। तो बाल गोविंद भगत की जो मृत्यु का कारण था साथियों वो बीमारी था। ठीक है, बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हुई। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? व्यापार, पठन पाठन, खेती बाड़ी, दस्तकारी। तो साथियों बाल गोविंद भगत के जो गांव के लोगों का मुख्य धंधा था वो खेती बाड़ी था। ठीक है, खेती बाड़ी ही उनका धंधा था। बेटी की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? पतोहू का पुनर्विवाह करना, पतोहू को शिक्षा दिलवाना, पतोहू को घर से निकालना, पतोहू से घृणा करना। क्या था साथियों? तो बेटे की जब मृत्यु हो गई थी तो बाल गोविंद भगत की जो आखिरी दलील थी, मानी इच्छा थी, वो थी पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। ठीक है, तो यही उनकी आखिरी दलील थी। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? पिता पुत्री, प्रेमी प्रेमिका, बहन भाई, माँ बेटा। तो अब आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में आप लोग कमेंट करिएगा कि ऐसे कमेंट करना है प्रश्न नंबर 19 का बी या प्रश्न नंबर 19 का सी। प्रश्न नंबर जरूर डालिएगा, उसके बाद ABC जो भी आप आंसर करेंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो लास्ट वाले प्रश्न का होमवर्क है, समझिए। तो लास्ट वाले प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो साथियों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो साथियों तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो साथियों और आपको जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।